हमारा लास्ट ये रह गया था और वो था हमारा IAS 16 का डिस्क्लोजर। इसको देखना है कैसे बनते हैं और किस तरह से हैं वो हमने यहाँ पर देखने हैं। देखिए डिस्क्लोजर मुश्किल समझे जाते हैं बट डिस्क्लोजर एक्चुअली बहुत आसान है। डिस्क्लोजर है क्या कि आपने एसेट्स के अकाउंट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होता है। तो अगर हम डिस्क्लोजर की बात करें तो जब हम एसेट्स के अकाउंट बनाते हैं ज़रा उसको देख लेते हैं। एक हम कॉस्ट का अकाउंट बना लेते हैं, दूसरा हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है बना लेते हैं। अब इसमें मैक्सिमम जितनी चीज़ें आती हैं वो हमने देखनी है। एक होगा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, दूसरा होगा मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद जो मैंने एडिशन की होगी वो बीच में आ जाएंगी, जो डिस्पोजल होगा वो भी क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो हम बीच में ऐड करेंगे। अगर कोई मेरा रीवैल्यूएशन लॉस है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें क्या हो सकता है कॉस्ट के अकाउंट में, अगर कोई एसेट इन प्रोसेस था कंप्लीट होके आ गया है तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस भी आएगा। ये मैं लिखवा रहा हूँ, आगे जाके आपको बोरिंग कॉस्ट वगैरह में हेल्प मिलेगी आपको इसकी। कोई कैपिटल वर्क इन प्रोसेस इसमें आ जाएगा। ट्रांसफ़र्स आ जाएंगे इसमें से, ट्रांसफ़र्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसमें ऐड होगा। और अगर इसमें से निकाल रहे हैं तो ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये मैक्सिमम एसेट्स के अकाउंट में एडजस्टमेंट है जो हम क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ब्रॉड डाउन, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। यहाँ पे मेरे पास किसकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल के डेप्रिसिएशन आ रही होती है, ऐसे ही है। और जब हम रीवैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो रीवैल्यूएशन पे हम रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन भी तो करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है एसेट्स आ रहे होते हैं। तो ये दो अकाउंट में मैक्सिमम यही एडजस्टमेंट्स जो है वो हमने क्या करनी होती हैं, बना रहे होते हैं, मैक्सिमम सही होती हैं। अब डिस्क्लोजर बेसिकली है क्या, डिस्क्लोजर में आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे है, किस तरह से है और किस तरह से आपने चीज़ें कैलकुलेट की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी होती हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखा होता है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस आउट की होती है कि जी इतनी मेरी फॉर द ईयर क्या थी, डेप्रिसिएशन थी। फिर सिमिलरली जब आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई होती है तो उसमें आपके पास एसेट की कॉस्ट आ रही होती है, इसमें से हम लेस करवाते हैं जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो मेरे पास क्या आ रही होती है, उसकी WDV आ रही होती है। तो SOFE में हमने ये लिखा होता है। अब इनको हमने लिख तो दिया लेकिन ये डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होगी वो भी हमें चाहिए बताना। कॉस्ट ओपनिंग क्या थी, कोई डिस्पोजल हुआ है नहीं हुआ, कोई एसेट ख़रीदा है नहीं ख़रीदा, बिका है कंप्लीट हुआ है, वो सारा कुछ हमने क्या करना है, बताना होता है। बिकॉज बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बस ये हमें दो फिगर नज़र आएंगी कि ये एसेट की बुक वैल्यू है और वो क्या है, एसेट्स की डेप्रिसिएशन है। हमने क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है कि जब वो आए, जब पढ़े डेप्रिसिएशन का नाम, नोट लिखा हो और नोट में जाए हर चीज़ पढ़ ले कि मैंने सारे डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट की है। जब यहाँ पे नोट पढ़े उसको लग जाए पता कि ये बुक वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्लोजर कह रहे होते हैं। तो डिस्क्लोजर क्या होता है, एक्सप्लेन करना है हमने अपनी पॉलिसीज़ को कि इसमें क्या कुछ आएगा और क्या कुछ नहीं आएगा। अब जब हम डिस्क्लोजर बनाएंगे तो इसमें ये तमाम चीज़ें हमने क्या करनी होती हैं, बतानी होती हैं। रिमेंबर हमने हर एसेट के लिए क्या करना है, डिस्क्लोजर गिवन करना, कंबाइनिंग गिवन करते हैं। हम इसमें बताते हैं कि हमारी मेजरमेंट बेसिस क्या थी एसेट्स की, कौन सा एसेट कॉस्ट पर रिकॉर्ड हुआ है, कौन सा रीवैल्यूएशन मॉडल पर रिकॉर्ड हुआ है वो बताते हैं।
डेप्रिसिएशन मेथड क्या होगा वो हमने बताना है, यूज़फुल लाइफ क्या है या रेट क्या है वो बताएंगे, ओपनिंग ग्रॉस अमाउंट्स क्या थी, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू क्या थी वो बताएंगे, और एंड पे हमने क्या गिवन करनी होती है, रिकन्सिलिएशन, जिसमें ओपनिंग एसेट्स कितने थे, कितने की एडिशन हुई, कितने की डिलीशन हुई है, डेप्रिशिएट कितना हुआ, इंक्रीज डिक्रीज, सारा कुछ हमने ये गिवन करना होता है। तो ये मेरे क्या कहलाते हैं, डिस्क्लोजर। जो सारी पॉलिसीज़ हैं वो मैंने क्या करनी होती हैं, ये बतानी होती हैं। और जो रिकन्सिलिएशन होती है, तो रिकन्सिलिएशन के लिए हम क्या करते हैं, ये डिस्क्लोजर नोट का टेबल बना रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं फिक्स एसेट स्केड्यूल। अब डिस्क्लोजर और फिक्स एसेट स्केड्यूल में क्या डिफरेंस है? स्केड्यूल जो बेसिकली ये है, दिस इज़ अ रिकन्सिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, और डिस्क्लोजर क्या है कि इस रिकन्सिलिएशन के साथ सारी पॉलिसीज़ को बताना, वो मेरा क्या कहलाएगा, डिस्क्लोजर कहला रहा होगा। तो डिस्क्लोजर क्या होगा कि रिकन्सिलिएशन गिवन करना और साथ में सारी पॉलिसीज़ को बताना, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्लोजर कह रहे होते हैं। अभी जो फिक्स एसेट स्केड्यूल है ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप अगर बोर्ड पे देख रहे हैं तो आपको कॉस्ट अकाउंट गिवन है और डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन है, उस टी अकाउंट को उठा के अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो आपका क्या बन रहा है, ये फिक्स एसेट स्केड्यूल बन रहा है। अब देखें, अगर लैंड की बात करते हैं, वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर विच मीन्स दैट विल बी ब्रॉट डाउन बैलेंस, एट द एंड ऑफ ईयर विच मीन्स दैट इज़ क्लोजिंग बैलेंस। जो एडिशन होगा, जो आपने परचेजेस की हैं, जो सरप्लस वगैरह होगा वो आपने वहाँ से उठा लेना होता है, जो डिस्पोजल हैं वो यहाँ पे क्या करवाने हैं, आपने लेस करवाने हैं। तो वो जो टी अकाउंट बना हुआ है बोर्ड का, उसको सिर्फ आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें तो ये क्या बनाता है आपका, ये आपका फिक्स एसेट स्केड्यूल में आ रहा होता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिमिलरली जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, उसे भी क्या करना है, आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है कि ये आपकी ओपनिंग डेप्रिसिएशन थी, ये फॉर द ईयर है, ये रीवैल्यूएशन में चार्ज की है, जो हम करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और एसेट अकाउंट क्या होता है हमारा क्रेडिट, वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई इम्पेयरमेंट हुई है, कोई डिस्पोजल हुई है, वो लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कि ये बनता है मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो वो टी अकाउंट को हमने क्या करना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होता है। फिर इस ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन लेस करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। फिर इस क्लोजिंग कॉस्ट में से लेस करवाएंगे क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, मेरी क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू की आ जाएगी। तो ये सारा मेरा क्या है, फिक्स एसेट स्केड्यूल होता है। और फिर हम नीचे एंड पे लिख देंगे कि रेट क्या था, बिल्डिंग किस रेट पे डेप्रिशिएट हो रही थी, प्लांट की, व्हीकल्स की, फर्नीचर की, और मेथड क्या था, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये हर चीज़ हम गिवन कर रहे होते हैं। तो ये मेरा क्या कहलाता है, फिक्स एसेट स्केड्यूल कहला रहा होता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिंपल इस टी अकाउंट को क्या करना है, आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है, तो डैट विल बी योर डिस्क्लोजर नोट, और साथ एक्सप्लेन करना है कि पॉलिसीज़ आपकी क्या क्या थी और क्या क्या पॉलिसीज़ आपकी इस्तेमाल हुई हैं। डन। और सेकंड इसका मेथड होता है, जो पेपर में रिकमेंडेड मेथड है वो यही है, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, सेपरेटली मेंटेन हो रहा होगा। सेकंड आपका जो मेथड होता है वो कैरिंग वैल्यू मेथड होता है डिस्क्लोजर बनाने का। अब कैरिंग वैल्यू मेथड में सिर्फ आप देखें, आपका टी अकाउंट एक ही बनता है जब आप कैरिंग वैल्यू पे बना रहे होते हैं। यहाँ के पास आपके पास आ जाएगा ब्रॉट डाउन बैलेंस, और ये किस पे शो कर रहा होगा, ये कैरिंग वैल्यू का, मतलब जो भी एफर्ट कॉस्ट होगी उसमें से हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कराई होगी, तो मेरे पास क्या ही होगी, कैरिंग वैल्यू। तो मेरे पास क्लोजिंग भी क्या होगा, कैरिंग वैल्यू ही शो हो रही होगी। इसके बाद जो एडिशंस होंगी फॉर द ईयर वो बीच में ऐड की जाएंगी। जो डिस्पोजल होगा वो हम इसमें से क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे, और ये भी किसके ऊपर होगा, कैरिंग वैल्यू के ऊपर होगा। सिमिलरली अगर कोई रीवैल्यूएशन वगैरह हुई है, सरप्लस आया है तो इसमें ऐड हो जाएगी। अगर कोई रीवैल्यूएशन लॉस आया है तो वो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे। तो ये सेकंड मेथड होता है जिसमें हम अपना अकाउंट किसके ऊपर बना रहे होते हैं, बुक वैल्यू बेसिस के ऊपर बना रहे होते हैं। तो जब बुक वैल्यू पे बनाते हैं तो हमने अपने एसेट्स को लिखा है किसके ऊपर होता है, बुक वैल्यू पे लिखा होता है, और जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होती है वो भी हमारी इस अकाउंट में शो हो रही होती है कि जी ये मेरी क्या थी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर थी। इसमें सेपरेट डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम नहीं बना रहे होते। ये मेथड रिकमेंडेड नहीं होता, बट है
इसमें हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट क्या थी, उसमें लेस करवाएंगे ओपनिंग डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास आ जाएगी ओपनिंग कैरिंग वैल्यू जो होगी फॉर द डेप्रिसिएशन, वो इसमें लेस हो जाएगी, जो एडिशन की है ऐड हो जाएगी, रीवैल्यूएशन आ जाएगी, डिस्पोजल करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। तो ओपनिंग कैरिंग वैल्यू लिख लेंगे, क्लोजिंग लिख देंगे, नीचे हम रेट वगैरह मेंशन कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट स्केड्यूल आ जाएगा। अब इसके साथ साथ जो हमें अदर डिस्क्लोजर गिवन करने होते हैं, बेशक इस मेथड में हो बेशक इस मेथड में हो, आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये मेजरमेंट बेस क्या थी, कौन से रीवैल्यूएशन में गए हैं, कॉस्ट से कॉस्ट मॉडल में गए हैं, वो लाइफ क्या थी, मेथड क्या था, सारा बताना होता है। अब ये चीज़ जो है पेपर में गिवन होती है। अब इसके सवाल में 2 से 3 नंबर होते हैं सिर्फ इस चीज़ को लिखने के, और ये आपको कोई कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। तो ये आपके आ जाते हैं अदर डिस्क्लोजर्स के, ये चीज़ें जो हैं वो हमने क्या करनी थी, बनानी थी। तो डिस्क्लोजर कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपल से जो टी अकाउंट्स है उसको हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्क्लोजर कंसिडर हो रहा होता है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपको, और आया भी है कि बताएं जी एक्स्ट्रा या अदर डिस्क्लोजर्स कौन कौन से आपको बताने पड़ेंगे। देखें, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है या कोई आपका एसेट है जिसका टाइटल वगैरह प्लेज है, आपने सिक्योरिटी के तौर के ऊपर रखवाया हुआ था, तो बताना पड़ेगा कि फ़लानी बिल्डिंग या फ़लाना एसेट हमने क्या रखवाया हुआ है बीइंग अ सिक्योरिटी के तौर के ऊपर। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज ऑफ करना पड़ेगा। अगर कोई एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, अभी वो कंस्ट्रक्ट तो नहीं हुई होगी, फॉर द ईयर उसके ऊपर जितने हमारे एक्सपेंसेस इनकर हुए होंगे वो हमें बताना पड़ेगा जी इतने फॉर द ईयर क्या किए हैं, हमने अपने एक्सपेंसेस इनकर कर दिए हैं। अगर कोई अभी एसेट आपने एक्वायर करना है, एक्वायर नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके थोड़ी बहुत पेमेंट कर दी है, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स होंगी वो आपने बतानी होती हैं कि जी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इतनी अमाउंट पे कर दी है, बाकी जो है वो हमने क्या करना है, बताना है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई लॉस वगैरह हुआ है और उस लॉस की वजह से आपको कोई अपना एसेट वगैरह देना पड़ रहा है, उस लॉस को चुकाने के लिए थर्ड पार्टीज़ वगैरह को, तो उसकी भी अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, आपको डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी। अगर ये होगा तब बताना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो हम ये नहीं बताएंगे। उसके बाद अगर हम रीवैल्यूएशन में चल रहे हैं या हम एसेट्स की रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी रीवैल्यूएशन होगी तो वहाँ पे हमें एडिशनल ये चीज़ें गिवन करनी पड़ेंगी। अब इसमें से 3 चीज़ें पेपर में हमें गिवन होती हैं, सवाल के अंदर गिवन होती हैं, बस पढ़ के नीचे अंग्रेज़ी में जाके लिख देना। कौन कौन सा, कि अगर हम रीवैल्यूएशन में चल रहे हैं तो डेट ऑफ रीवैल्यूएशन क्या होगी वो बतानी पड़ेगी, किस दिन हुआ, 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को, वो बताएंगे। किसने रीवैल्यूएशन की है, उसका नाम कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था, ये उसका नाम था, उसने क्या किया, ये रीवैल्यूएशन की है। फिर अगर उस एसेट ने कभी भी रीवैल्यू ना हुआ होता तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट कितनी होनी थी, वो बतानी है। कि अगर वो एसेट आज रीवैल्यू है तो उसकी बुक वैल्यू ये आ रही है, अगर कभी भी रीवैल्यू ना हुआ होता तो वो उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट इतनी आनी थी। और एंड पे रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना है, ओपनिंग कितना सरप्लस था, कितना ट्रांसफ़र हुआ है फॉर द ईयर, और एट द ईयर एंड कितना मौजूद है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें 3 चीज़ें जो हैं आपको सवाल में ही गिवन होती हैं, आपने बस लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब सिंपल ये लाइन लिखने के कि जी फ़लाने बंदे ने रीवैल्यूएशन, जिसका 1 नंबर होगा, जो फ्री का मार्क्स होते हैं आपको मिल रहे होते हैं, ये लाजमी है, ये आपने लाजमी करना है। ये एडिशनल डिस्क्लोजर जो है ये पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 नंबर का आपको आ सकता है या 4 नंबर का आ सकता है, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में भी उसने थ्योरी पूछी है आपसे। अब एडिशनल डिस्क्लोजर तब गिवन करेंगे जब ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी। कौन कौन सी, कि अगर कोई प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आइडल है, इस्तेमाल नहीं कर रहे, पड़ा हुआ है, उससे कैरिंग वैल्यू क्या है वो हमें गिवन करनी पड़ेगी। अगर कोई एसेट फुली डेप्रिशिएटेड हो गया बट स्टिल यूज़ कर रहे हैं, उससे कैरिंग अमाउंट क्या है वो बतानी पड़ेगी। कोई एसेट जिसको हमने रख दिया है हेल्ड फॉर डिस्पोजल, इस्तेमाल नहीं कर रहे, उससे कैरिंग वैल्यू क्या है वो हम बताएंगे। और हम अगर एसेट्स को मेजर कर रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर,
हम कॉस्ट मॉडल भी गिवन करेंगे कि अगर कॉस्ट मॉडल के तहत इसको रिकॉर्ड कर रहे होते तो इसकी वैल्यूज़ ये होनी थी और फेयर वैल्यू के मुताबिक इसकी वैल्यूज़ जो हैं ये बन रही हैं, ताकि जो बंदा पढ़ रहा है एसेट्स को पता हो कि भाई ये सरप्लस है और इस तरह सारा हमने क्या किया है, मेजर किया है। तो बेसिकली ये सारा डिस्क्लोजर है। अब इसमें पॉलिसीज़ पेपर में लिखी होती हैं, वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हमने सिंपल क्या करना है, ये टेबल बनाना है और हमारा डिस्क्लोजर नोट जो है वो बन रहा होगा। इज़ दैट क्लियर? इसमें कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं। नहीं नहीं, अगर एग्जाम में साइलेंट है गो विद द फर्स्ट मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन सेपरेट शो करनी है। अगर वो खुद कह देना कि आप डिस्क्लोजर बनाएं कैरिंग वैल्यू बेसिस के ऊपर, फिर आपने ये बनाना, अदरवाइज़ ये नहीं बनाना। और वो कहता भी नहीं है बिकॉज मुश्किल है हैंडल करना। फिर सवाल देखते हैं। अब सवाल बेशक रीवैल्यूएशन का हो, डिस्क्लोजर नोट का हो, हमने वर्किंग वही बतानी है जो हम बना के आ रहे हैं। उससे चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं कैलकुलेट करना। कहते हैं जी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर इंक्लूजन। अच्छा, कंपैरेटिव फिगर्स भी हमें बतानी है। फॉर इंक्लूजन इन AL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। Abid Limited uses the revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment, has a policy of revaluing its assets on an annual basis, uses the net replacement value method। कौन सा मेथड है? नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड के तहत जब भी हम रीवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को रिवर्स करते हैं। हमें ये शो करना पड़ेगा डिस्क्लोजर में, अगर नहीं करेंगे मार्क्स कट जाएंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू AL's बिल्डिंग। 4 बिल्डिंग वर एक्वायर्ड इन द सेम विसिनिटी ऑन 1 जनवरी 2012 एट अ कॉस्ट ऑफ 300 मिलियन। 4 बिल्डिंग लिए कितने की? 300 मिलियन की। एक बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी हुई बताएं ज़रा? 300 डिवाइडेड बाई 4 क्या आता है जवाब? 75। यूजफुल लाइफ बिल्डिंग कितनी है? 20 साल है। AL depreciates the building on straight line basis over their useful life. The result of revaluation carried out during the last 3 years by Premier Valuation Services, an independent firm of valuers। कौन कर रहा है revaluation? Premier Valuation Services। 1 जनवरी को 323 हो गई, फिर 252 हो गई, फिर 272 हो गई। 30 जून को वन ऑफ द बिल्डिंग वो सोल्ड फॉर ₹80 मिलियन। एक बिल्डिंग हमने 80 मिलियन की डिस्पोज ऑफ कर दी है। हमने इसका डिस्क्लोजर नोट बनाना है। देखिए वर्किंग आपने सबसे पहले बनानी है जहाँ पे भी रीवैल्यूएशन इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे आ रही है आपके पास डेट, यहाँ पे लिखेंगे आप डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे आ रहेगा आपके पास कॉस्ट, यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ आ रहेगा आपके पास सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सवाल इन मिलियंस है, इसके यहाँ पे लिख लें इन मिलियंस। ये वर्किंग को सीखें, इस चीज़ को सीखना है आपने। आई कैप के सोल्यूशन छोड़ दें, उसमें उसने कभी किसी तरह से किया हुआ है, कभी किसी और तरह से करते हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल करता है, बच्चों को समझ नहीं आती। यहाँ पे आपके गलती के चांसेस मिनिमम है। अब उसने कब ली थी बिल्डिंग? 1 जनवरी 2012 को। आप उसी डेट से आ जाए। 1 जनवरी 12 को उसने बिल्डिंग कितने की ली है? 300 मिलियन की। फिर 31/12 आ गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या आ जाएगी? 300 डिवाइडेड बाय 20 साल है, कितनी आती फॉर द ईयर? 15 जो है आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। आपकी जो बुक वैल्यू बनेगी वो 285 बनेगी। फिर क्या हो रही है? 1 जनवरी को रीवैल्यूएशन। 1 जनवरी 13 को आपने इसकी लिखी फेयर वैल्यू, कितनी आई है? 320। इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है? इंक्रीज़ है, दैट इज़ योर रीवैल्यूएशन सरप्लस। कितने से है? 30। यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे ये भी इंक्रीज़ हो गया। डन हो गया।
अब हमारे पास आ गया ईयर एंड, डैट इज़ 31/12/13। हम यहाँ पे लेंगे डेप्रिसिएशन, वैल्यू है 323, रिमेनिंग लाइफ कितनी है, हम 19 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगी डेप्रिसिएशन 17, ये 17 डेप्रिसिएशन है। आप इसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ये डेप्रिसिएशन थी, रीवैल्यूएशन पे ये है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 2, सरप्लस में से लेस हो जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाएगी। और अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, सरप्लस 38 का था और 19 लाइफ थी, आपके पास हो गया, डन। अब आप इसके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने कितने बनते हैं, ये 36 बन जाएगा, ये कितना बनेगा 306, ये 31 दिसंबर को आपके पास क्या है, इसकी कैरिंग वैल्यू है। अब आपके पास आ गया 1 जनवरी 14, 1 जनवरी 14, फेयर वैल्यू कितनी गिवन की है इसने 252। अब यहाँ पे आ गया 252, ये जो लॉस हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन लॉस कितने से हुए, कितने से 54। अब देखिए 54 से ये कम हो जाएगा, ये सरप्लस मेरे पास कितना मौजूद है 36 यहाँ पे उड़ गए, रिमेनिंग कहाँ जाएगा, कितना 18 का 16, 18 का लॉस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डन, क्लियर हो गया। अब आपके पास आ गया जी 31 दिसंबर 14, डेप्रिसिएशन 252, रिमेनिंग लाइफ कितनी है 18, कितनी आती है 14 आती है ना। अब आप खुद देखें यहाँ पे भी, अगर ये एसेट कभी भी रीवैल्यू ना हुआ था, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कितनी डेप्रिसिएशन थी, रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई है, कितनी आई है, डेप्रिसिएशन की कितनी सेविंग हुई है, 1 से बचत हो रही है। अब हमने इस एसेट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस कितना चार्ज किया था 18 का, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है उससे कितने की बचत हुई है 1 की, तो वो इसी एसेट की डेप्रिसिएशन है, तो वो हम इसमें क्या कर देंगे 1 एडजस्ट कर देंगे, तो नेट लॉस कितना बचेगा 17। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इस लॉस को रिमेनिंग लाइफ पे भी डिवाइड कर दें, तो आपके पास जवाब यही आएगा। और WDV कितनी आ रही है 238, डन हो गया। अब अगला साल है 15, कितने का हो गया 272 का, 1 जनवरी 15, यहाँ पे आ गई जी मेरे पास फेयर वैल्यू कितनी है 27, कितने का इंक्रीज़ हो रहे, रीवैल्यूएशन सरप्लस 34। अब पहले किसको रिवर्स करेंगे, यहाँ पे, तो 17 से ये रिवर्स हो जाएगा, डन, ख़त्म। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आया, ख़त्म हो गया, और रिमेनिंग कितना बचा है 17, ये किसको जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज हो जाएगा। अब मेरे पास आ गया 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 272, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है मेरे पास 17 ईयर्स, सरप्लस है मेरे पास 17 का, इसको भी 17 पे क्या आएगा डेप्रिसिएशन, ओ, तो यहाँ पे हम डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर लेते हैं 30 जून को, जगह ख़त्म हो गई, आगे लिख दो 30 जून को डिस्पोजल है कितने का, कितने का डिस्पोजल है, कितने का डिस्पोजल है 272 डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है आंसर 68, कितने का डिस्पोजल है 68। अब सरप्लस भी डिस्पोजल का देखिएगा ज़रा, 17 का सरप्लस था हमारे पास, ये 4 बिल्डिंग्स का, ठीक है, इसमें से एक का निकालने कितना बनता है
4.25, ये है 1 का सरप्लस। डन। लेकिन इसको डेप्रिशिएट भी तो करना है हमने, जब डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करनी है, तो वो भी हमें यहाँ पे लेस करवानी पड़ेगी और इसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी लेस करवाना पड़ेगा। अब डिस्पोजल हमारे पास 68 का था, तो डिस्पोजल की आप ज़रा डेप्रिसिएशन निकालें कितनी बनती है। 68 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 6/12 कितनी बनती है 2। ये है डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन जो आएगी बीच में जब हम फॉर द ईयर निकाल रहे होंगे, और डिस्पोजल की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी हम निकालेंगे। कैसे? सरप्लस था हमारे पास 17, 4 पे डिवाइड किया 1 का आ गया, और इसको जो कितना था बताएं आंसर, 1 का कितना आता है 4.25। इस 4.25 को डिवाइड किया आपने 17 से और मल्टीप्लाई किया 6/12 से, कितना आएगा इंक्रीमेंटल सरप्लस? 0.125। ये है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो डिस्पोजल की आप यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो डिस्पोजल का सरप्लस था 4.25, इसमें से 0.125 लेस करवा दिया, रिमेनिंग कितना बचता है 4.125। ये था जब हमने डिस्पोज किया उसका रिमेनिंग सरप्लस अवेलेबल, जिसको हम क्या करवाएंगे, ट्रांसफ़र करवा रहे होंगे। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास सरप्लस कितना था 17 था, ऐसे ही है। 17 में से ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी 0.125 वो लेस करवा देंगे। ठीक है, और ये किस में ऐड हो जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाएगी। कितना बचेगा रिमेनिंग हमारे पास 16 ये था हमारे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लेस करवाने के बाद सरप्लस। जब डिस्पोज ऑफ कर दिया तो हम पढ़ के आए हैं जब डिस्पोज ऑफ होता है उस डेट के ऊपर जितना भी सरप्लस हो वो कहाँ चला जाता है, रिटेन्ड अर्निंग में। वो कितना था हमारे पास 4.125, तो ये भी हम निकाल देंगे। कितना आया रिमेनिंग सरप्लस 12.75। तो ये दो बताएं कितने बनते हैं 4.25, ये प्रॉपर है। और 4.25 का जब आप डिस्पोजल कर रहे हैं तो सरप्लस यहाँ से 4.25 का लेस करवाएंगे और किस में ऐड हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में 4.25 का सरप्लस आपका ऐड हो रहा होगा। ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। फिर हमारे पास आ जाएगा 31/12/2015। यहाँ पे हमने क्या लेनी है, इसकी डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास 3 एसेट्स हैं जिनकी डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है। तो 272 में से हमने 68 लेस किया, क्या जवाब आया था 204। ये है 3 एसेट्स का डेप्रिसिएशन, 17 पर डिवाइड किया क्या आएगी 12, ये है 12 डेप्रिसिएशन। रिमेनिंग मेरे पास सरप्लस कितना मौजूद है 12.75, इसको भी 17 पर डिवाइड किया तो क्या आएगा डेप्रिसिएशन 17 लाइफ थी ना, तो डैट इज़ योर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। और इसमें फिर आप जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर थी ये वाली इसकी डिस्पोजल की वो भी ऐड कर देंगे तो ये 14 बनेगी। जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो कितनी बनेगी 14 बनेगी। और ये वो अमाउंट है रिमेनिंग एसेट्स की जो यहाँ से किस में चार्ज हो जाएगी, सरप्लस में से रिटेन्ड अर्निंग में चार्ज हो रही होगी। तो ये फ़ायदा होता है आपको इस वर्किंग टेबल को बनाने का कि आप हर चीज़ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। जब कैलकुलेट हो जाती है तो हम उसे फिर क्या करते हैं, यहाँ से उठा के फॉर्मेट में लिखना हम क्या कर लेंगे, प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखें इस टेबल में किस किस की गलती हुई है। जब आप रीवैल्यूएशन में चल रहे हैं तो जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आप उसको रीवैल्यूड अमाउंट पर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कॉस्ट तो रही नहीं। आप अपने माइंड में वही टी अकाउंट लेके आए
जिसकी बेसिस पे हम उसे लेके चल रहे होते हैं। लिखी जा सकती है। ये 60 लिखेंगे डिस्क्लोजर में। ठीक है, तो कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ऑनवर्ड। कल हम 2 से 3 सवाल से करेंगे एंड आफ्टर डैट वी गोना वाइंड अप IS 16। परसों से फिर हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो स्टार्ट